हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिमेश सिंह एंड मैं अनिमेश सिंह आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। पिछली टॉपिक मैंने चार्ज पे बनाया था, तो आप लोगों को उसमें कुछ समझ आ ही गया होगा कि चार्ज बेसिकली होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स में हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है और वो क्या कहता है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, सबसे पहली बात कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है एक बार देखते हैं। यहाँ पर मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं देखते हुए। कूलम्स लॉ कहता है कि जब दो चार्जेस प्लेस किए जाते हैं एट ए डिस्टेंस r, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग नोट्स में, तो दोनों चार्जेस पे फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नेगेटिव रहा तो वो रिपेल करेंगे लाइक चार्जेस, और अगर वो अनलाइक चार्जेस रहे तो वो अट्रैक्ट किए जाएंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है कि ऑपोजिट हो जाए। अभी मैंने रिपल्सिव दिखाया है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया है, अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया होता तो ये अट्रैक्टिव होता, बट इससे फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जब दो चार्जेस को प्लेस किया जाता है एट डिस्टेंस r, देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे यहां पर होता है जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों फॉलो करते हैं, तो यहां पर भी क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दोनों को कंबाइन करते हैं, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 यहाँ पर देते हैं। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, दैट विल बी ओके। यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 जब दोनों की को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है? F is directly proportional to Q1 Q2 by R square and F is equals to K Q1 Q2 by R square। K क्या है? K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, नेक्स्ट पेज पे होगा भी बट मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? एक्चुअली यूनिट तो मुझे भी याद नहीं रहते, बस हमें डेराइव करना आना चाहिए। तो हम डिजाइन करते हैं हियर अ फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को में फोर्स ये हो गया न्यूटन, नीचे से डिस्टेंस ऊपर ले जाएंगे दैट विल बी मीटर स्क्वायर, और ऊपर से दोनों चार्जेस नीचे ले आएंगे तो मैं लिखता हूँ कूलम पावर -2। तो ये हो गया ये हो गई इसकी यूनिट, के की यूनिट। तो यूनिट याद मत रखना, तुम लोग भी डिजाइन करना सीखो कि यूनिट कैसे होता है। तो ये हमारे पास ओके। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हम लोग परमिटिविटी के बारे में समझते हैं। परमिटिविटी क्या होती है? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर सकती हैं, दैट इज परमिटिविटी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने, तो वो वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद वैक्यूम के बाद क्या होगा? किसी भी मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है। अब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हर एक मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। चलो इसकी बात आगे करेंगे जब हम लोग इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। इसके एप्लीकेशंस में बताऊंगा जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। कूलम्स लॉ के बाद हम लोग सीधा आते हैं कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म में क्या है? कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म कहता है कि दो चार्जेस हैं, यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। चलो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले रिटन मोड में, उसके बाद हम लोग देखेंगे। दो चार्जेस हैं यहाँ पर Q1 Q2, दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस तरीके से, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो नाम देते हैं फोर्स ऑन टू
ड्यू टू 1, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये लिखने का तरीका होता है, 11th क्लास में भी वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अब दोनों फोर्सेस को दिखाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो कि अगर इसी को मैं इस तरीके से करूं कि ओरिजिन से अगर मैं लूं वेक्टर के लिए मुझे पोजीशंस चाहिए होते हैं, तो इसको मैं कहूं r1 वेक्टर और इसको कहता हूं r2 वेक्टर। अब यहाँ पर जो बीच में वेक्टर होता है ये r1 माइनस r2 वेक्टर हो जाएगा, दैट विल बी बाय यूजिंग वेक्टर। डन। और इसके बाद इसको 0 0 ले लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में लेना हो तो 0 0 0 ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, F12 जो होगा हम लोग कहते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब बीच के डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर r1 माइनस r2 दिख रहा है होगा, तो r1 माइनस r2 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें जब हम लोग डिजाइन करेंगे ये तो पूरा स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो Q1 Q2 चार्जेस स्केलर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट स्केलर हो गए। नीचे r1 r2 वेक्टर था लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया तो वो भी स्केलर हो गया। हर स्क्वायर स्केलर हो जाता है किसी वेक्टर को अगर हम स्क्वायर करें। अब यहाँ पर डायरेक्शन तो हमें शो करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने लिखा है 1 2, मतलब 1 पे फोर्स देख रहे हैं, 1 ड्यू टू 2। अब 1 पे फोर्स देखने का मतलब क्या हुआ, किधर की तरफ लग रहा है फोर्स, दैट विल बी r21 का कैप, ये हम कहेंगे F12 बन गया। और F21 की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझ लेना, F21 की बात करते हैं तो के मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल ऑपोजिट होगा। फाइनली हमें लिखना है वेक्टर के तरीके से, Q1 Q2 अपॉन इसका भी हो गया r1 माइनस r2 वेक्टर का स्क्वायर। और यहां पर जो हम लोग लेने वाले हैं 2 पे फोर्स लग रहा है, 2 पे लगने का मतलब 1 से 2 की तरफ, तो मैं लिखता हूं r2 to 1 का कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। तो अब देखते हैं मैंने नोट्स में किस तरीके से लिखा है, ये लिखा है मैंने। अब r12 की जगह मैंने यहाँ पर जो लिखा है, तो r12 की जगह हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं r12 की जगह r12 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं r2 माइनस r1 का कैप, सॉरी इट्स वेक्टर, एंड r21 को हम लोग लिख सकते हैं r1 माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर नीचे आप लोग ये भी लिख सकते हैं। और ये था कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अगर आता है कभी क्या कहते हैं एग्जाम में आता है तो वेक्टर फॉर्म ही आएगा, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ तो शायद ही कोई टीचर पूछते होंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को फोर्स के क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर टाइप के न्यूमेरिकल को टच करूंगा मैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एसएल अरोरा हो, एचसी वर्मा हो, आप लोग जिसकी भी फिजिक्स पढ़ना चाहे। अब तो शुरुआत है, हम लोग हायर लेवल पे भी चलेंगे, मतलब पाथफाइंडर यूज कर सकते हैं हम लोग, आई रोडो यूज कर सकते हैं जिसमें आईटी एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सारे करेंगे धीरे धीरे। तो बस स्टार्ट करते हैं, अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे चलिए देखते हैं। मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया है जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं इसमें। ओके, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था F इज इक्वल टू, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको पता ही है, दो चार्जेस अगर हों तो उनके बीच का जो फोर्स होता है दैट विल बी Q1 Q2। दो चार्जेस मैंने रखे Q1 एंड Q2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस अगर R है तो ये इनके बीच का फोर्स है। ठीक है, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में क्या है कि सपोज यहाँ पर एक मैंने, चलो इससे पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए, तो चलिए मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी शॉर्ट में लिख देता हूं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या था, इसमें था दो वेक्टर्स, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम से हम लोग निकालते थे जो कि उसके डायगोनल के अलोंग होता था, और ये होता था रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारा क्या होता था आप लोगों को याद हो अगर, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लेते थे तो आप लोगों को याद होगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा क्या था, थीटा था दो वेक्टर के बीच का एंगल, दिस इज थीटा। अब ये हमारा फॉर्मूला था। ओके तो ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पे जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब दो फोर्सेस अगर हम लोग लेंगे, अगर दोनों फोर्सेस का फोर्स किसी एक पॉइंट पे देखेंगे तो फिर उस पॉइंट पे उन दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्ट लेना होगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे आते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकें। क्वेश्चन मैं खुद से ही डिजाइन यहाँ पर कर लेता हूँ, मुझे तो मैक्सिमम बुक्स के क्वेश्चंस याद है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कहा कि एक ट्रायंगल है, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे Q चार्ज है, Q। अब मैं ये कहूं कि पॉइंट का नाम ले लेता हूं A B C। अगर मैं कहूं पॉइंट A पे नेट फोर्स क्या होगा, तो पॉइंट A पे नेट फोर्स, दिस इज नॉट Q1 इट्स Q, पॉइंट A पे नेट फोर्स क्या होगा, तो एक बात बस ध्यान रखना, इंडिविजुअल फोर्सेस देखेंगे और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट लेंगे। तो यहां पे इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊं, ओके। अब सोचो Q पहले वाले चार्ज से की वजह से फोर्स इधर, इसने इसको रिपेल किया होगा इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया होगा इस डायरेक्शन में। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और यहां पर नाम देता हूं मैं फोर्स ऑन A ड्यू टू C, और यहां पर मैं कहता हूं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। क्लियर है ना, इसका लिखने का तरीका होता है फोर्स ऑन A ड्यू टू, पता नहीं यहां नहीं चल रहा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब जब दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखें तो सबसे पहली बात क्या होगी, चलो साइड में ले लेता हूं कि अगर इक्विलैटरल है, साइड L है गिवन, तो यहां पर FA ड्यू टू B इज इक्वल टू FA ड्यू टू C, और कितना हो जाएगा K Q1 Q2, मैं डायरेक्ट Q1 Q2 Q इंटू Q लिख दूं अपॉन L स्क्वायर, यही होता है ना फोर्स, दो चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अब दोनों सेम है तो मैं क्या काम करता हूं, दोनों को मैं F लेट कर लेता हूं, लेट। अब क्या होगा, दोनों फोर्सेस F हैं तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल था ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। अब यहां से नेट फोर्स जो होगा वो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन A। तो FA जो होगा, समझते जाना, मैं बहुत डिटेल में करूंगा धीरे धीरे बड़े आराम से। FA जो होगा दैट विल बी, दोनों का F है तो मैं लिखता हूं A स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां पर F स्क्वायर ही है, प्लस 2AB cos थीटा, 2F इंटू F cos 60। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये लिया मैंने, अब क्या बना हमारे पास, दैट विल बी अब क्या होगा हमारे पास, देखिए F स्क्वायर दैट विल बी 2F स्क्वायर प्लस ये हो गया 2F स्क्वायर एंड cos 60 होता है 1/2, मैंने लिया यहाँ पे, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो अब क्या बन गया, 3F स्क्वायर, तो मैं √3F लिख दूं, तो फाइनल रिजल्ट जो हुआ इस क्वेश्चन का दैट विल बी √3, और F हम निकाल चुके हैं ऊपर, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से हम लोगों को वेक्टर सम लेना है। चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप लोगों को खुद मैं दिखाता हूं किस 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 टाइप के क्वेश्चन यहां बनाए जाएंगे। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया मैंने, मुझे स्पेन बोर्ड की आदत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे, थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अब यहाँ पे
चार्जेस लिए मैंने Q, Q और इसको मैं ले लेता हूं माइनस ऑफ Q। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड L ले लेता हूं मैं। अब इस चार्ज ने इसको रिपेल किया होगा, नाम देते हैं A, B, यहाँ पर कुछ इश्यू है मुझे लग रहा है, ओके, B और इसको ले लेता हूं C। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन चार्ज A। ध्यान से समझना, मुझे निकालना है फोर्स ऑन चार्ज A क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले B वाले चार्ज ने A वाले, मतलब फोर्स ऑन चार्ज A का मतलब A वाले क्यू पे कितना फोर्स होगा। अब B वाले चार्ज ने A वाले चार्ज को रिपेल किया होगा इधर, क्लियर। C वाले ने अट्रैक्ट किया होगा इधर, तो मैं इसका नाम दे देता हूं FA ड्यू टू B और इसका नाम दे देता हूं FA ड्यू टू C। ओके, अब इन दोनों चार्जेस के, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है, देखो ये 60 डिग्री है, दिस विल बी 120। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोनों का वेक्टर सम लेने के लिए। ये है नेट फोर्स, चलो इसको मैं डार्क लाइन कर देता हूं, दिस इज FA। अब FB, चलो FA ड्यू टू B क्या है, K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर। चलो ठीक है, तो दोनों में तो यही हो जाएगा FA ड्यू टू C। अब ये देखो, इसके और इसके बीच का जो फोर्स होगा, K Q1 Q2 करूंगा तो K Q स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बीच का जो फोर्स होगा वो भी K Q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दोनों सेम है, तो इज इक्वल टू F लेट कर लू मैं अगेन, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने। अब बस रिजल्टेंट में चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे रिजल्टेंट में सिर्फ चेंज हुआ है एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। चलो एक बार लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, आप लोगों को समझ आना चाहिए, उम्मीद है। FA जो होगा दैट विल बी F स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पर F है, प्लस C स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, डन। अब यहाँ पे लेते हैं, दैट विल बी 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 120 इज -1/2। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी नहीं आती तो मैं वो आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। दैट इज 2F स्क्वायर माइनस ऑफ F स्क्वायर रूट, दैट विल बी, पूरे का रूट है ये, दैट विल बी F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एक चीज ये याद रखना आप लोग, कि अगर दो फोर्सेस, सॉरी दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन दोनों वेक्टर के ही बराबर होगा। ये याद रखना, ये तभी होगा जब दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर होता है। दैट विल बी, तो क्या हो गया हमारे पास, जो FA आया फाइनली, दैट विल बी K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। समझ आई बात, आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस बार मैं स्क्वायर ले लेता हूं, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री चेंज तो होना ही चाहिए। तो चलो यहां से लेते हैं एक्स स्क्वायर शेप के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास होता ही है ना, ओके। चलो सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे, मेरा ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो रहा है। चलिए L साइड का स्क्वायर लिया मैंने, चार्ज लेते हैं Q Q Q एंड Q। चलो नाम दे दूं A B C एंड D। अब A पे फोर्स बताना है फिर से, चलिए यहाँ पर FA बताना है कि क्या होगा फाइनली क्वेश्चन में। साइड L है,
अब ये आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है वो √2l होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको पता होगी। अब यहां से एक फोर्स आया, कौन सा फोर्स था ये? फोर्स था ए पे डी की वजह से, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ये लिखने का तरीका है। फिर यहां से इस वाले चार्ज ने रिपेल किया होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अभी सी वाले को नहीं देख रहे, चलो पहले डी और बी वाले को मैनेज कर लेते हैं, देन सी वाले की बात करेंगे। ये तो पता ही है रिजल्टेंट हम 3 का नहीं निकालते, हमेशा वेक्टर सम में जो रिजल्टेंट है वो 2 का ही है। तो हम पहले 2 का रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर 1 बनाते हैं, फिर उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालते हैं, 3 बनाते हैं। अगर 4-5 हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 को मिला के 1 बनाएंगे, फिर उसको किसी और के साथ मिला के फिर 1 और बनाएंगे, फिर इस तरीके से रिजल्टेंट निकलता है। तो यहाँ पर मैं 2 का रिजल्टेंट लेने वाला हूं, उसके बाद तीसरे वाले की बात करेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा, और ये हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एफ ए बी, चलो नाम देते हैं एफ ए ड्यू टू बी, कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं के क्यू, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और चलो इतना ही हो जाएगा। एफ ए ड्यू टू सी भी, चलो कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, एफ ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू एफ ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू एफ लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर जो आएगा चलो देखते हैं क्या आएगा। तो नाम देते हैं एफ ए ड्यू टू बी एंड डी। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस हाउ मच? 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? cos 90 डिग्री होने का मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो गया, दिस विल बी 0। तो क्या बना हमारे पास? दैट विल बी एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर, मैं लिख देता हूं √2 इंटू एफ। ठीक है, आई होप मैं शॉर्टकट तो नहीं ले रहा बहुत ज्यादा। तो यहां पर वैल्यू आ गई कितनी? √2f, देखते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का रिजल्ट निकल गया, अब थर्ड वाले को इसके साथ कंबाइन करना है, तो सी वाले के साथ कंबाइन करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, एक और नया फोर्स क्या हो जाएगा? ये एफ ए ड्यू टू सी। चलो इसके लिए यहां पर जगह है थोड़ी सी, यहां पर लेते हैं हम लोग। एफ ए ड्यू टू सी क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा? दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। तो इसको मैं f/2 लिख सकता हूं, देख लो। यहां पर f क्या लिया था हम लोगों ने? f लिया था ये, यही था ना f। अब नीचे 2 आ गया तो मैं f/2 लिख सकता हूं। फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा एफ ए जो होगा वो ये वाला फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट, और ये वाला फोर्स, मतलब मेरे कहने का मतलब है, चलो मैं इसको कलर चेंज कर लूं, रेड कलर ले लेते हैं, या फिर कोई और कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो एक ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एफ ए क्या हो जाएगा? √2f प्लस √2f प्लस f/2। ये फाइनल रिजल्ट है। अब f की वैल्यू पुट कर देना, हमारा रिजल्ट क्लियर हो गया। डन, यहां तक समझ में आ गई बात। तो अभी एक और लेक्चर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम लोग इस चैप्टर के, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, मैं तो बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ो, बट इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी के अलावा एक रेफरेंस बुक जरूर करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में